विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर हम प्रश्न उत्तर श्रृंखला करेंगे। लगभग 100 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने अध्ययन में और ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे। प्रश्न संख्या 2, बेगार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य कराना बेगार कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? उत्तर, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। प्रश्न संख्या 4, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता का चित्रण किसने किया? उत्तर, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता का चित्रण अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्रश्न संख्या 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? उत्तर, लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 7, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रश्न संख्या 8, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? उत्तर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की। प्रश्न संख्या 9, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। प्रश्न संख्या 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न संख्या 11, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? उत्तर, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। प्रश्न संख्या 12, यह किसने कहा कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? उत्तर, यह कथन सरदार भगत सिंह का है। प्रश्न संख्या 13, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की? उत्तर, 1923 में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 14, साइमन कमीशन का गठन कब और क्यों किया गया था? उत्तर, 1927 में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 15, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 16, गांधी जी की नमक यात्रा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए 1930 में साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा को नमक यात्रा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था? उत्तर, असहयोग आंदोलन में लोगों को सरकार से सहयोग न करने के लिए कहा गया था, और जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानूनों को तोड़ने के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या 18, गांधी इरविन समझौता कब हुआ और किन के मध्य हुआ? उत्तर, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 19, गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहली शर्त, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त, सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 20, दलितों की दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की? 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों की दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। प्रश्न संख्या 21, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण के विरोध का नेतृत्व किन उद्योगपतियों ने किया? उत्तर, 1 पुरुषोत्तम दास ठाकुर और 2 GD बिड़ला। प्रश्न संख्या 22,
सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? उत्तर, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 23, पूना पैक्ट की दो मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहली मुख्य बात, दलित वर्गों के लिए प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होगा। प्रश्न संख्या 24, दलित वर्गों ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग क्यों की? उत्तर, दलित वर्गों की मान्यता थी कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। प्रश्न संख्या 25, पिकेटिंग से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पिकेटिंग प्रदर्शन के विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, कार्यालय या कारखाने के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की किन्हीं दो प्रमुख मांगों के नाम लिखिए। उत्तर, 1, लगान में कमी, 2, बेगार की समाप्ति। प्रश्न संख्या 27, दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर, दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? उत्तर, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा साबरमती में स्थित गांधी आश्रम से शुरू हुई। प्रश्न संख्या 29, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? उत्तर, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ और क्यों किया था? उत्तर, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था क्योंकि वहाँ की सरकार रंग भेद की नीति का अनुसरण कर रही थी। प्रश्न संख्या 31, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई और कब? उत्तर, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 32, अवध में आंदोलन करने वाले किसानों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने आंदोलन करने वाले किसानों का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 33, कांग्रेस ने किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया? उत्तर, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 34, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में कितनी मांगें प्रस्तुत की थी? उत्तर, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में 11 मांगें प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी ने अपने पत्र में वायसराय को क्या अल्टीमेटम दिया था? उत्तर, गांधी जी ने अपने पत्र में वायसराय को यह अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। प्रश्न संख्या 36, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए और कब? उत्तर, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए और यह वर्ष था 1931। प्रश्न संख्या 37, पूना पैक्ट कब हुआ? उत्तर, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ। प्रश्न संख्या 38, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? उत्तर, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। प्रश्न संख्या 39, पूना पैक्ट क्या था? उत्तर, पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लोगों को प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 40, आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा? उत्तर, आनंद मठ नामक उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। प्रश्न संख्या 41, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 42, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA के 3 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। उत्तर, 1 भगत सिंह, 2 जतिन दास और 3 अजय घोष। प्रश्न संख्या 43, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित
जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 44, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए दो प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला आंदोलन खेड़ा आंदोलन, दूसरा आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन। प्रश्न संख्या 45, सन 1916 और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों के नाम बताइए। उत्तर, एक चंपारण सत्याग्रह 1916, दो खेड़ा सत्याग्रह 1917। प्रश्न संख्या 46, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। उत्तर, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। प्रश्न संख्या 47, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। उत्तर, वंदे मातरम गीत का लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था। प्रश्न संख्या 48, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। उत्तर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। प्रश्न संख्या 49, गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया। उत्तर, गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया। प्रश्न संख्या 50, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में किसके नेतृत्व में गुरिल्ला आंदोलन संचालित किया गया। उत्तर, अल्लूरी सीताराम राजू। प्रश्न संख्या 51, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। उत्तर, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। प्रश्न संख्या 52, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया। उत्तर, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 53, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। उत्तर, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। प्रश्न संख्या 54, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में किन क्रांतिकारियों ने बम फेंका और कब फेंका। उत्तर, 1929 ईस्वी में सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। प्रश्न संख्या 55, रॉलेट एक्ट क्या था। उत्तर, 1919 के रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। प्रश्न संख्या 56, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। इसके लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 57, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, तुर्की के खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापन करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 58, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर जोर क्यों दिया। उत्तर, गांधी जी का मानना था यदि ब्रिटिश शासन का असहयोग किया जाएगा तो यह शासन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, गांधी जी ने किन कारणों से खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया। उत्तर, गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर दिया। प्रश्न संख्या 60, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था। उत्तर, इस एक्ट के अंतर्गत बागानों में काम करने मजदूरों को बिना इजाज़त बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। प्रश्न संख्या 61, मुंबई में खिलाफत समिति का गठन क्यों और कब किया गया। उत्तर, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 62, खिलाफत आंदोलन के 2 प्रसिद्ध नेताओं के नाम लिखिए। 1 मोहम्मद अली, 2 शौकत अली। प्रश्न संख्या 63, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी के साथ संपर्क रखने, गतिविधियों में हिस्सेदारी, वस्तुओं की खरीद एवं उपयोग आदि से इनकार करना बहिष्कार कहलाता है। प्रश्न संख्या 64, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम की किन्हीं 2 प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 1 सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटाना, 2 सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों का बहिष्कार। प्रश्न संख्या 65, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों द्वारा गुरिल्ला आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे। उत्तर, 1 आदिवासियों को जंगलों में मवेशी चराने और लकड़ी
तथा फल बीनने की अनुमति नहीं देना। 2. उन्हें सड़कें बनाने के लिए बेगार करने पर बाध्य करना। प्रश्न संख्या 66, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और कब? उत्तर, चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। प्रश्न 67, द्वैत शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? उत्तर, जब देश का शासन दो शक्तियों द्वारा चलाया जाता है उसे द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न 68, गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया? उत्तर, गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया क्योंकि रोलेट एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए नजरबंद किया जा सकता था। प्रश्न संख्या 69, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? इस समझौते की प्रमुख बातें क्या थी? उत्तर, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। 1. गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को सहमत हो गए। 2. ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी के द्वारा दलित उद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, गांधी जी ने दलित उद्धार के लिए निम्न कार्य किए। 1. गांधी जी ने स्वराज की स्थापना के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल दिया। 2. अछूतों को हरिजन ईश्वर की संतान बताया। 3. मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। 4. ऊंची जातियों से अपना हृदय परिवर्तन करने की अपील की। प्रश्न संख्या 71, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्ग की क्या भूमिका थी? उत्तर, मजदूरों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। 1930 में रेलवे कामगारों की तथा 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खदानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। शोलापुर के मजदूरों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए। प्रश्न संख्या 72, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को क्यों नियुक्त किया? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को शिथिल करने, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने तथा उसके बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया। क्वेश्चन 73, शहरी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन के शिथिल पड़ने के मुख्य 2 क्या कारण थे? उत्तर, 1. खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़े से बहुत अधिक महंगा होता था, अतः गरीब मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे। 2. ब्रिटिश संस्थानों के वैकल्पिक संस्थानों की कमी के कारण विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लग गए थे। क्वेश्चन 74, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर हड़तालें हुई, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी भवनों पर हमले करने लगे, परंतु सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाते हुए लोगों पर भीषण अत्याचार किए, उन पर कोड़े बरसाए गए और गांवों पर बम गिराए गए। क्वेश्चन संख्या 75, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम की 4 प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 1. सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटाना। 2. सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों का बहिष्कार। 3. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 4. सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार। प्रश्न संख्या 76, बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 77, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ।
जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया तथा कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निश्चय किया गया। प्रश्न संख्या 78, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाएगी। अतः इस आंदोलन में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने भाग नहीं लिया। प्रश्न संख्या 79, पूना पैक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, दलितों के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने की मांग की थी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया, जिसके अनुसार दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में डॉक्टर अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हो गया, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके अनुसार दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, परंतु उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। प्रश्न संख्या 80, अवध में किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा? उत्तर, अवध में किसानों की दशा दयनीय थी। अवध के तालुकादार तथा जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे। वे किसानों से भारी भरकम लगान और अनेक प्रकार के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार समाप्त की जाए तथा दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। जब 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास किया। 1921 में तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए गए और अनाज के गोदामों पर अधिकार कर लिया गया। प्रश्न संख्या 81, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना कब हुई? इसके नेताओं ने अंग्रेजी सरकार के प्रति किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया? उत्तर, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए इसके नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अनेक नेताओं पर मुकदमा कर उन्हें फांसी दे दी गई। प्रश्न संख्या 82, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। महिलाएं गांधी जी के विचार सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। उन्होंने विदेशी कपड़ों में शराब की दुकानों पर धरना दिया। उन्होंने सरकार की दमन का साहसपूर्वक मुकाबला किया और अनेक महिलाओं को जेलों में बंद कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में अधिकतर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझा। क्वेश्चन 83, अल्लूरी सीताराम राजू के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुडेम में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। उनके व्यक्तित्व का वर्णन निम्न प्रकार है। 1, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्ति है। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। 2,
राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। 3. राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। 4. उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 5. उनका दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। 6. 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन 84, 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई? उत्तर, 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई, जिसके निम्न कारण हैं। 1. महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और उन्हीं के सहयोग से यह चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। 2. गांधी जी पूरे भारत में एक अधिकाधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन तथा स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन का रास्ता चुना। प्रश्न 85, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व था? उत्तर, तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। मुसलमानों को आशंका भी थी कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान पर एक कठोर शांति संधि थोपना चाहती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे अपमानित किए जाने से भारतीय मुसलमानों ने आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत नामक आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का क्या महत्व है? 1. खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशीलता प्रदान की। 2. इसने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न की। 3. असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। क्वेश्चन 86, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे। 1. सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दी जाए। 2. सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए। 3. सेना तथा पुलिस का बहिष्कार किया जाए। 4. सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। 5. विधायी परिषदों का बहिष्कार किया जाए। 6. सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए। 7. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी माल का प्रयोग किया जाए। 8. यदि सरकार दमनकारी नीति अपनाए तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। क्वेश्चन 87, स्वराज पार्टी की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 1923 में चित्तरंजन दास देशबंधु व पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य थे। 1. प्रांतीय परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। 2. सुधारों की वकालत करना। 3. ये दिखलाना कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं तथा स्वराज प्राप्त करना। 4. स्वराज दल में परिषदों में शोषणकारी, अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी कानूनों का विरोध किया और स्वराज के लिए प्रबल मांगें उठाई। इस प्रकार स्वराज ने एक स्वस्थ विरोधी दल के रूप में सराहनीय भूमिका निभाई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाया। क्वेश्चन 88, गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना बताइए। उत्तर, गांधी जी की नमक यात्रा। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं को लेकर साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी नामक कस्बे की ओर प्रस्थान किया। गांधी जी ने 240 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना निम्न प्रकार थी। 1. अंग्रेजों को सहयोग न करना। 2. औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना। 3. सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन करना। 4. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना
और 5 शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना। क्वेश्चन 89, खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, खिलाफत आंदोलन का अर्थ, तुर्की का सुल्तान इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सुल्तान पर एक कठोर और अपमानजनक संधि थोप दी। इससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त था, अतः उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे कांग्रेसी नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 90, गिरमिटिया श्रमिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, गिरमिटिया श्रमिक, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक भारतीयों को काम के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि देशों में एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, जिसे बाद में ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। इसी आधार पर श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। भारत के अधिकतर अनुबंधित मजदूर वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से जाते थे। इन मजदूरों को बागानों, खानों, सड़क व रेलवे निर्माण योजनाओं में काम करने के लिए ले जाया जाता था। वहाँ इनका शोषण किया जाता था, उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। क्वेश्चन 91, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने चंपारण क्षेत्र का दौरा किया तथा दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 2, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। वे लगान वसूली में कुछ रियायत चाहते थे। 3, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन 92, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव, 1, असहयोग आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। इससे विदेशी कपड़ों के आयात में कमी आई। 2, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। 3, इस आंदोलन के दौरान केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, से भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। 4, कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया। क्वेश्चन 93, असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के कारण, जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 1, करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक कर शुरू किया गया। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। 2, मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था। 3, गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांवों में सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में आक्रोश व्याप्त था। 4, गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशय से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। 5, रोलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून में भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। 7, सरकार की दमनकारी नीति।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और पंजाब के लोगों पर भीषण अत्याचार किए। 8. खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन 94, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। 1. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई, बेरोजगारी तथा गरीबी बहुत बढ़ गई थी। 2. साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उससे भारतवासियों को बड़ी निराशा हुई। 3. लॉर्ड इरविन की घोषणा। भारतीयों के विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की अस्पष्ट घोषणा की। उन्होंने केवल यह बताया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। 4. पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। 5. गांधी जी की मांगों को अस्वीकार करना। 31 जनवरी 1930 को गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। जब वायसराय ने गांधी जी की बातें नहीं मानी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। क्वेश्चन 95, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए। इस आंदोलन का क्या महत्व था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति इस प्रकार है। 1. दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना तथा पशुओं को चराना शुरू कर दिया। 3. ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। इससे लोगों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4. गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। 5. सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया। 1 वर्ष तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, परंतु धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। अतः 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। 1. राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील एवं व्यापक बनाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील एवं व्यापक बनाया। 2. महिलाओं में जागृति। इस आंदोलन के फलस्वरूप महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई। 3. निडरता, साहस और राष्ट्रीयता का संचार। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में निर्भीकता और राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। 4. ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अन्यायपूर्ण एवं दमनात्मक औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन किया। प्रश्न 96, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से भारत में व्यापक असंतोष फैला। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें
उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। इस भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। 1. वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस का कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 2. 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। 3. इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। 4. भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। 6. इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। 7. आंदोलन को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। इसके बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। क्वेश्चन 97. कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन, सिविल अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव से आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। उत्तर: सिविल नाफरमानी आंदोलन में महिलाओं के रूप में भाग लेने पर मेरे अनुभव इस प्रकार होते हैं। 1. महिलाओं द्वारा आंदोलन में भाग लेना। गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन के समय बड़ी संख्या में स्त्रियां उनकी बातें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। 2. औपनिवेशिक कानूनों का विरोध करना और जेल जाना। उस समय महिलाओं में बड़ा जोश था। मैंने अन्य महिलाओं के साथ अनेक जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक महिलाओं को गिरफ्तार कर जेलों में भेज दिया। हमें जेल जाते समय तनिक भी डर नहीं लगा और हमने हंसते हंसते अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। 3. शहरी क्षेत्रों में उच्च जाति की महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाओं का सक्रिय होना। इस आंदोलन में मैंने यह भी अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर उच्च जातियों की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रही थी। 4. राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा। गांधी जी के आह्वान पर हम महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा मिली। मैंने अनुभव किया कि मेरा कार्य केवल घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी है। क्वेश्चन 98. सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बताइए। उत्तर: सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार: 1. सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है। 2. सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में प्रतिशोध या दुर्भावना की भावना नहीं होती है। यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़कों से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। 3. सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह की संज्ञा दी गई। आत्मा ज्ञानयुक्त होती है, यह प्रेम से ओतप्रोत है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। 4. प्रतिशोध की भावना का अभाव। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जगाना चाहिए। 4. प्रतिशोध की भावना का अभाव। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जगाना चाहिए। 5. सत्य की विजय। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। क्वेश्चन 99. सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका का विवेचन कीजिए। उत्तर:
सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धनी किसान व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान थे। जब उनकी नकद आय कम होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना असंभव हो गया। अतः लगान में कमी कराने हेतु उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परंतु जब 1931 में लगानों में कमी किए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो किसानों में बड़ी निराशा हुई। फलतः जब 1932 में आंदोलन पुनः शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें भाग नहीं लिया। गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाग चुकाना पड़ रहा था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भाग लिया, परंतु उन्हें कांग्रेस की ओर से समर्थन नहीं मिला। क्वेश्चन 100, इतिहास की पुनर्व्याख्या ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, इसकी क्या समस्या थी? उत्तर, इतिहास की पुनर्व्याख्या और राष्ट्रवाद। भारत में इतिहास की पुनर्व्याख्या भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में इतिहास की पुनर्व्याख्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। इतिहास की पुनर्व्याख्या की भी अपनी समस्या थी। इसमें जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इससे अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर हमने 100 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। अगले अध्ययन में शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।